हमारे सभी डिफेंस के सर लोगों को राम राम सर, जय हिंद सर, वेरी गुड आफ्टरनून सर। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एसपीआई क्लर्क पे बात किया था। एसपीआई क्लर्क के इन डिटेल कॉन्सेप्ट को जाना था, जो एज अ एक सर्विसमैन आपको जानना चाहिए, चाहे आप अभी जस्ट आपका रिटायरमेंट हुआ है या फिर मान लीजिए 1 साल अभी आपके रिटायरमेंट को बचा है या 2 साल बचा हुआ है। अगर आपने ऐसा सोच लिया है कि आपको बैंकिंग के अंदर जो है वो क्लरिकल लेवल पे जो है वो अपनी जगह बनानी है, तो ये वीडियोस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें वो सारे बेसिक पॉइंटर मैंने कवर किए हैं जो एज अ एक सर्विसमैन आपकी क्वेरीज होती हैं। क्योंकि मुझे पता है कि ये डाउट जो है वो जनरली आपके एड्रेस नहीं होते हैं, जिस कारण से आपका मन तो है तैयारी करने का, लेकिन सही क्लैरिटी ना होने की वजह से शायद आप फोकस जो है वो तैयारी में नहीं कर पाते हैं। आज हम एसबीआई क्लर्क पे आईबीपीएस क्लर्क पे डिटेल बात करेंगे, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, किस तरह से आप इसको प्रोसेस करते हैं। सबसे पहले मेरे सभी डिफेंस के सर लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चाहे आप आर्मी में हो, नेवी में हो, एयरफोर्स में हो, रिक्वेस्ट है सर इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे ना केवल इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन सर, प्री से मेंस तक का कंप्लीट रीजनिंग कंटेंट वन स्टॉप सॉल्यूशन में आपको इस चैनल पे दिया जाता है। मेक श्योर करें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जो है वो जरूर कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको पता है कि एज पर नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग जुलाई अगस्त में हमें नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। अगस्त में जो है वो आपके एप्लीकेशन स्टार्ट होंगे, अक्टूबर में आपका एग्जाम्स है प्री का, और जो है वो दिसंबर के आसपास आपका मेंस का एग्जाम होगा, और प्रोविजनल अलॉटमेंट जो है वो मार्च के बाद मतलब अप्रैल के आसपास आपको जो है वो देखने को मिल जाएगा। ठीक है सर, ओके। जब हम बात करते हैं कि सर एग्जाम पैटर्न जो है वो इन जनरल क्या होता है, तो आप अगर यहाँ पे देखिए प्री वाला, हाँ, प्री आपका इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स इंग्लिश में, क्वांट और रीजनिंग में 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स, 20 मिनट्स का यहाँ टाइम दिया जाता है। 100 आपके क्वेश्चंस होते हैं और 100 मार्क्स होते हैं। 60 मिनट मतलब 1 घंटे का आपको समय यहाँ पे टोटल जो है वो दिया जाता है। ठीक है सर, ओके। नेक्स्ट पे आ जाइए। मेंस की हमने बात किया, रीजनिंग और कंप्यूटर ऐड होके 40 क्वेश्चन 60 मार्क्स, इंग्लिश 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, क्वांट आपका 35 क्वेश्चन 50 मार्क्स, जीए आपका 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स, 155 क्वेश्चंस हो गए, 200 मार्क्स हो गए, और 120 मिनट का टोटल यहाँ पे टाइम जो है वो आपको दिया जाता है। ठीक है सर, ओके। एक्स सर्विसमैन का मतलब होता है ऐसे कोई भी हमारे सर लोग जो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स से रिटायर हुए हैं। आपको रिजर्वेशन प्लस एज रिलैक्सेशन प्लस कट ऑफ का जो है वो एडवांटेज मिलता है सर। ये कैटेगरी बैंक एग्जाम्स के प्रिपरेशन में जो है वो हाईली बेनिफिशियल होती है। ठीक है सर, ओके। नेक्स्ट पे आ जाइए। लास्ट फ्यू, अगर मैं थोड़ा सा ट्रेंड की बात करूं सर, इन जनरल मैं आपसे कह रहा हूं कि मान लीजिए अगर 4000 से 6000 के करीब वैकेंसी आती हैं, तो एक सर्विसमैन कैटेगरी का जो शेयर होता है वो लगभग 5 से 10% का होता है। मतलब अगर 5000 वैकेंसीज हैं तो लगभग 250 से 500 इन जनरल सर, ये नंबर जो है वो समटाइम्स हमें बढ़े हुए मिलते हैं, बट इन जनरल ये नंबर हम वैकेंसीज के ईएसएम कैटेगरी में देखते हैं। यानी कंपटीशन कम होता है एज कंपेयर टू जनरल, लेकिन सर कंपटीशन अच्छा खासा होता है विथ एक्स सर्विसमैन कैटेगरी, क्योंकि सर अब इस कैटेगरी में अच्छा खासा कंपटीशन जो है वो हमने देखा है कि ईएसएम वर्सेस ईएसएम जो है, क्योंकि अब मेजॉरिटी हमारे सर लोग चाहे आर्मी के हो, नेवी के हो, एयरफोर्स में हो, वो सर इस बैंकिंग कैटेगरी को जो है वो भरते हैं, क्योंकि आपका पे प्रोटेक्शन सेफ होता है, कई चीजें जो है वो आपके फेवर में होती हैं। तो जनरल से कंपटीशन कम है, लेकिन आपकी स्वयं की कैटेगरी में सर अच्छा खासा कंपटीशन मिलता है। इस चीज को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं सर। जैसे अगर मैं सिंपली यहां पे कहूं कि मान लीजिए 8 से 10 लाख फॉर्म जनरल कैटेगरी के भरे गए, सिलेक्शन जो है वो लगभग एज पर वैकेंसी 4000 होते हैं, रेशियो आपका कितना हो गया, 1:200 का हो गया। सेम अगर मैं ईएसएम में जाऊं, लगभग 20,000 से 50,000 करीब, हालांकि ये नंबर अब और बढ़ते हैं सर, इन जनरल में नंबर बता रहा हूं। अगर मान लीजिए 250 से 300 करीब सिलेक्शन होते हैं, तो 1:80 या 1:100 का आपको रेशियो फिर भी जो है वो आपको ईएसएम में मिलता है। यानी एज पर जनरल जो कैंडिडेट होते हैं उनसे आपको 2x मार्जिन मिलता है सिलेक्शन, मतलब जो है वो सेलेक्ट होने का। ठीक है सर, नेक्स्ट पे आ जाइए। अब जब हम इन जनरल सर कट ऑफ के नंबर देखते हैं, तो चूंकि मैंने ऑलरेडी सर, आप चैनल पे जाएंगे, आप आईबीपीएस क्लर्क का एक जो है वो डिटेल वीडियो देख लेंगे, वहां हम लोगों ने स्टेट वाइज डिटेल वीडियो का कट ऑफ किया हुआ है। इन जनरल मैं आपसे कहूं, आपके अगर अटेम्प्ट 60 से 70 के बीच में है और एक्यूरेसी 85 to 90 की है सर, तो आपके बहुत अच्छे चांसेस बन जाते हैं कि आप क्लियर कर लीजिए। देखिए, पहली चीज तो यहाँ पे कट ऑफ का एडवांटेज होता है, जहां जनरल का कट ऑफ सर 80 जाता है, 85 जाता है ना, या उसके आसपास
आसपास, वहीं पे आपका कट ऑफ लगभग 50 से 60 के बीच में मेजॉरिटी स्टेट्स में जाके रुक जाता है। तो आपके लिए ये एक बेनिफिट है कि आपकी अप्रोच अगर सिलेक्टिव है, आपको पता है क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो मोस्ट एक्यूरेट कंटेंट अगर आपको मिल जाए तो कहीं ना कहीं आप अगर सीरियस कैंडिडेट हैं, आप कंसिस्टेंट हैं, तो आपके चांसेस हायर हो जाते हैं, एक्यूरेसी बढ़ जाती है आपके सेलेक्ट होने के। ठीक है सर, नेक्स्ट पे आ जाइए। अब जैसे थोड़ा सा अगर मैं ट्रेंड वाइज देखूं तो मान लीजिए ये अर्लियर ट्रेंड के वैकेंसीज हैं, ठीक है। इसमें अगर मैं जाऊं तो इन जनरल जैसे मैंने कहा कि नियर अराउंड 250-300 सीट्स या फिर 6000 प्लस वैकेंसी है, तो 300 से 400 के बीच में इन जनरल हमें वैकेंसीज देखने को मिलती हैं। समटाइम्स इसके नंबर थोड़ा ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है सर, ओके, नेक्स्ट पे आ जाइए। अब जैसे मैं आपसे कहूं कि मान लीजिए अगर कहीं पे जो है वो 75 टू 85 का कट ऑफ जाता है, तो वहां पे एक्स सर्विसमैन का कट ऑफ 50 से 65 के बीच में। जब मैं 60 प्लस बोलता हूं तो मैंने हमेशा कहा है कि 2-3 ऐसे स्टेट हैं सर जिनको आपको हमेशा कीप इन माइंड रखना पड़ेगा। हरियाणा हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, पंजाब हो गया, दिल्ली हो गया। इनके कट ऑफ सर इन जनरल जो है वो हमें ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो ये नंबर हो सकता है 60 के ऊपर हो। मेजॉरिटी स्टेट्स आपको 50 से 60 के बीच में मिल जाएंगे और साउथ के कई स्टेट्स आपको 50 से कम के रेशियो में जो है वो कट ऑफ के नंबर एज पर ट्रेंड देखने को मिलते हैं। तो हमने यहां पे ये कंक्लूड किया कि सिग्निफिकेंटली लोअर आपको कट ऑफ का नंबर जो है वो देखने को मिलता है प्री के अंदर। मेंस के अंदर भी ऐसा ही होता है। आपको परफेक्ट नहीं बनना है सर, स्मार्ट प्रिपरेशन करनी है, मतलब आपकी फोकस स्टडी होनी चाहिए। जब आपको पता है कि ये नंबर के आसपास का रेंज होता है तो आप अगर डिटेल फोकस स्टडी करेंगे, इसका बेनिफिट सर केवल और केवल आपको होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाइए सर। अब जैसे मैंने एक इन जनरल सर जो है वो कट ऑफ का डिफरेंस बता दिया। जैसे आप देखिए यूपी का लेट सपोज मैं कहूं कि कट ऑफ अगर 78 टू 82, तो ये नंबर नियर अराउंड 55 से या मैं कहूं 52 से 62 के करीब का नंबर आपको यहां मिल गया। बिहार अगर मान लीजिए 80-85 के आसपास है तो ये 58 से 65 के बीच में इन जनरल सर नंबर आपको देखने को मिलते हैं। महाराष्ट्र अगर मान लीजिए 70 टू 75 है तो ये नंबर आपको 50 से 58 मिल जाएंगे। और तमिलनाडु अगर मान लीजिए 65-70 जो है वो प्री का नंबर है, तो 45 से 55 आपको सर किसमें एक्स सर्विसमैन का कट ऑफ मिल जाता है। मतलब एटलीस्ट आपको 15 से 20 मार्क्स का जो है वो डिफरेंसेस मिलते हैं, जो कि एक बड़ा एडवांटेज जो है वो होता है, बड़ा एडवांटेज, बड़ा गैप यहाँ पे जो है वो माना जाता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट पे आ जाइए। एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स का सिलेक्शन रेशियो हायर होता है। कट ऑफ लो होने की वजह से एवरेज प्रिपरेशन से भी सिलेक्शन पॉसिबल है। अगर आप कंसिस्टेंट और सीरियस एस्पायरेंट हैं, रेगुलर आप स्टडी कर रहे हैं, तो आपको काफी एडवांटेज आपकी प्रिपरेशन में मिलते हैं। मोस्ट कैंडिडेट गैप के बाद प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, कंपटीशन वीक हो जाता है। ठीक है, और डॉक्यूमेंटेशन में जब आप, ठीक है, अभी नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग दो चीजें होती हैं। एक तो ये कि मान लीजिए आज नोटिफिकेशन आया, तो मोस्टली सर एक साल के अंदर, मान लीजिए आज मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि आज अगर मान लीजिए 1 मई है, तो अगर आप 1 मई 2027 से पहले, मोस्टली एक साल दिया होता है, समटाइम एक साल से थोड़ा और मार्जिन मिल जाता है कि अगर आप 1 मई 2027 से पहले रिटायरमेंट हो रहे हैं, आप रिटायर हो रहे हैं, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ये बाकायदा नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन होता है, तो एक साल का मार्जिन भी आपका मिल जाता है। उस टाइम पे आपको ये चीजें दिखानी आवश्यक हो जाती हैं। ठीक है सर, अब अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने एक ट्रेंड के हिसाब से कहा कि मान लीजिए यहाँ पे यूपी की वैकेंसी 2811 है, तो यहाँ पे ईएसएम कैटेगरी ये हो गई। महाराष्ट्र की 1600 है, तो ये आपकी ईएसएम की जो है वो क्या कहते हैं नियर वैकेंसी होगी। कर्नाटका 1300 है, तो ये आपकी ईएसएम वैकेंसी होगी। तमिलनाडु ये है, तो ये ईएसएम वैकेंसीज हो गई। ठीक है, और अगर मान लीजिए ये है क्या कहते हैं गुजरात की, तो ये वैकेंसी ईएसएम की जो है वो हो जाएंगे। इसमें सर बैकलॉग का भी ट्रेंड होता है। कई स्टेट्स में क्या होता है कि ईएसएम की वैकेंसी कंप्लीट नहीं भर पाती हैं, तो वो नेक्स्ट ईयर के नोटिफिकेशन में बैकलॉग के साथ ऐड होके आपको जो है वो वैकेंसी, जैसे यहाँ पे लिखा है कि आईबीपीएस क्लर्क में ईएसएम के लिए टिपिकली 10 to 15% का हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होता है। ठीक है, और मतलब 10 से ये हमने जो है वो एसबीआई में भी देखा है कितने परसेंट के आसपास का मार्जिन मिलता है, और लास्ट ईयर की बैकलॉग वैकेंसीज भी ऐड होके जो है वो आपको जो है वो देखने को मिलती हैं। आईबीपीएस में बैकलॉग का कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग है। अगर किसी साल ईएसएम सीट्स खाली रह जाती हैं, तो वो अगले साल एड ऑन होकर जो है वो आपको देखने को मिलती हैं, जिससे ईएसएम कैटेगरी में सिलेक्शन के चांसेस जनरल कैटेगरी से 2x जो है वो 2x 3x जो है वो ज्यादा बेटर चांसेस जो है वो बन जाते हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल के तौर पे देखूं, बैंकिंग कैटेगरी में ईएसएम वैकेंसी सिर्फ नंबर नहीं बल्कि एक लॉजिक पर चलते हैं। पिछले 2 साल के डेटा के मुताबिक ईएसएम की सीट्स अक्सर 15 से 20% खाली रह जाती हैं, क्योंकि कैंडिडेट सेक्शनल कट ऑफ
क्लियर नहीं कर पाते हैं। मतलब कि यहाँ पे सेक्शनल का भी ऑप्शन होता है। और सर मैं आपको बताऊं, मैंने लास्ट वीडियो में भी ये चीज कही थी, इंग्लिश को आप लोग बहुत हल्के में लेने की कोशिश करते हैं। आपको लगता है चलो जीए पढ़ लेंगे, है ना, या फिर हम रीजनिंग पढ़ लेंगे, हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा सर, क्योंकि आपको एट द एंड सेक्शनल निकालना ही होगा। तो कई हमारे सर लोग जो सेक्शनल में बाहर हो जाते हैं, इस कारण से वैकेंसीज जो है वो फुलफिल नहीं हो पाती हैं। देन जो सीट्स अनफिल्ड रहती हैं वो बैकलॉग कैटेगरी में चली जाती हैं। 2026 में यूपी, महाराष्ट्र और गुजरात में बैकलॉग सीट्स की संख्या 10% से बढ़ के हो सकता है कि 11 से 12% तक आपको जो है वो ओवरऑल वैकेंसीज में देखने को मिले। इसके चांसेस बहुत हायर हैं सर। ठीक है, ओके, नेक्स्ट पे आ जाइए सर। अब अगर मैं थोड़ा सा देखूं, ईएसएम कैटेगरी में वैकेंसीज सिर्फ करंट ईयर की नहीं होती। स्टैट्स बताते हैं कि हर साल लगभग 10 से 15% सीट्स क्वालिफाई ना करने की वजह से खाली रह जाती हैं। ओवरऑल वैकेंसीज का 10% ईएसएम के लिए होता है और 4.5% डिसेबल एक्स सर्विसमैन के लिए होता है। 2025-26 रिक्रूटमेंट साइकिल में कई स्टेट्स जैसे यूपी, बिहार में ईएसएम कैंडिडेट्स कम मिले थे। इसका मतलब 2026 में बैकलॉग सीट्स जो है वो 10 से 12%, क्या इससे ऊपर भी हमें देखने को जो है वो मिल सकती है। स्टैट्स के मुताबिक अगर एक ईएसएम कैंडिडेट सेक्शनल कट ऑफ क्लियर कर लेता है तो उसके सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी 85% तक होती है सर। मतलब आईबीपीएस क्लर्क में आपके लिए एक बेटर चांस होता है कि आप अगर सेक्शनल को फोकस कर लिए सर, सेक्शनल आपके नंबर्स जो हैं वो अच्छे से क्लियर हैं, तो बहुत हायर चांसेस है कि आपका ओवरऑल सिलेक्शन जो है वो उसकी प्रोबेबिलिटी 80% से ऊपर हो जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, ये आपको कीप इन माइंड रखना पड़ेगा कि आपको जो है वो सेक्शनल को जो है वो फोकस करना पड़ेगा। ठीक है सर, नेक्स्ट पे आते हैं। आप थोड़ा सर कट ऑफ के सेक्शनल के नंबर देखिए। इन जनरल मैं कह रहा हूं सर कि जैसे इंग्लिश का 12 से 15 जाता है तो ईएसएम का लगभग मैक्सिमम 7 से 8 तक जो है वो जाता है। क्वांट का अगर मैं देखूं 18 से 22 जाता है तो लगभग 8 से 10 आपको नंबर ईएसएम के कट ऑफ में देखने को मिलता है। रीजनिंग अगर 19 से 24 जाता है तो मान लीजिए 9 से 10 का नंबर जो है वो आपको ईएसएम कैटेगरी में, एटलीस्ट से कम भी जाता है सर, बट एटलीस्ट ये नंबर आपको इन एवरेज जो है वो लेके चलना होता है। मतलब ये आपने क्वालिफाई कर लिया तो जैसे मैंने कहा कि डेटा ये चीज कह रहा है कि हायर चांस हो जाते हैं कि अगर आपने मेंस में सेक्शनल मेंस का क्वालिफाई कर लिया तो आगे की बढ़त आपको मिल जाती है। ठीक है सर, ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। जब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन देखते हैं तो नॉर्मल एक्स सर्विसमैन के चांसेस एक हायर होते हैं, डिसेबल एक्स सर्विसमैन के चांसेस जो हैं वो हायर इसलिए होते हैं क्योंकि कट ऑफ के नंबर नॉर्मल से भी थोड़ा सा हमें कम देखने को मिलते हैं। और डिपेंडेंट ऑफ गिल्ड इन एक्शंस के जो चांसेस होते हैं वो लगभग काफी, मतलब अगर मैं कहूं तो काफी हायर होते हैं। अगर आपने क्वालिफाई कर लिया तो हायर चांसेस है क्योंकि प्रायोरिटी बेस पे आपको जो है वो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप मिल जाता है। ठीक है, अब एज रिलैक्सेशन की बात करें, ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है सर कि आपकी जो सर्विस है उस सर्विस से 3 साल एड ऑन होकर आपको मिलता है। और अगर आप डिसेबल ईएसएम कैटेगरी में हैं तो वो आपको एक्स्ट्रा 8 इयर्स का जो है वो क्या कहते हैं बेनिफिट मिल जाता है। वैसे इन जनरल मैं हमेशा ये कहता हूं कि अगर आप अप टू द एज ऑफ 50 हैं सर, मतलब 50 साल के अंदर हैं, तो आप इन जनरल जो है वो एग्जाम को फिल जो है वो कर सकते हैं, एग्जाम को आप भर सकते हैं। ठीक है सर, ओके, नेक्स्ट पे आ जाइए। मैट्रिकुलेट प्लस 15 ईयर्स, अगर आपने 15 साल की सर्विस की है और आप सिर्फ 10th पास हैं तो आर्मी स्पेशल सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशन को ग्रेजुएशन के बराबर माना जाता है जो है वो मैक्सिमम चांसेस में। इसका मतलब यह है कि अगर आप ओबीसी ईएसएम हैं तो आप पहले अपनी कैटेगरी की कैटेगरी की मेरिट में कंप्लीट करेंगे। अगर वहां नहीं हुआ तो ईएसएम कोटा सीट जो है वो ट्रिगर हो जाएगी। ठीक है, पहले आप सेम कैटेगरी वाइज कंप्लीट करेंगे, मान लीजिए वहां नहीं होता तो आप फिर नॉर्मल ईएसएम का कोटा में जो है वो वहां पे आपका ट्रिगर होगा। ये एक फैक्ट है कि 20% ईएसएम कैंडिडेट मेंस क्लियर करने के बाद एलपीटी में फेल हो जाते हैं। स्टेट चूज करते वक्त वहां की लोकल लैंग्वेज का ध्यान जो है वो जरूर रखें। मैं आपसे बार बार ये कह रहा हूं, मैंने एसबीआई वाले वीडियो में भी कहा था, यहां भी कह रहा हूं, एलपीटी को आप हल्के में मत लीजिए। जिस भी स्टेट से आप फॉर्म भर रहे हैं वहां की लोकल लैंग्वेज आपको आनी ही चाहिए। अभी लास्ट ईयर आईबीपीएस क्लर्क का डेटा आया था जिसमें यह मेंशन किया गया था कि मेजॉरिटी बच्चे प्री मींस क्वालिफाई करने के बाद जो है वो एलपीटी नहीं क्वालिफाई कर पाए और फाइनली बाहर हो गए। तो इस चीज को सर आपको हल्के में नहीं लेना है, फोकस्ड होके सर जिस भी स्टेट से आप भरें, बस वहां की, जैसे आपका अपना स्टेट्स हो गया या आपको लगता है कि नहीं सर मुझे ना इस स्टेट में वैकेंसी ज्यादा दिख रही, तो पहले देख लीजिए कि क्या आप वहां की लोकल लैंग्वेज से फैमिलियर हैं, क्योंकि ये ठीक है क्वालिफाइंग इन नेचर है सर, लेकिन इसको आपको हल्के में नहीं लेना है, आप हल्के में इसको नहीं ले सकते सर। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाइए। ठीक है, ये तो हमने बता दिया सर।
अब बात करते हैं ईएसएम मतलब ठीक है, ईएसएम रिजर्वेशन हॉरिजॉन्टल होता है, मतलब आप जिस भी कैटेगरी से हैं आप उसी कैटेगरी की ईएसएम सीट फिल कर सकते हैं। अगर आपने पहले किसी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में ईएसएम रिजर्वेशन का फायदा उठा लिया है तो आप फिर से रिजर्वेशन नहीं ले सकते। उम्मीद करता हूं ये आपको आइडिया बहुत अच्छे से होगा। एलपीटी मैंने आपको बता ही दिया सर, ठीक है। अब समझिए सर कुछ इंपॉर्टेंट पैटर्न देखिए। मैं अगर प्रीलिम्स के स्कोर का डिस्ट्रीब्यूशन देखूं तो ये कैसे बनता है, 0 से 40 जो है वो लगभग 30% हमारे एक्स सर्विसमैन सर लोग बना पाते हैं, 40 से 50 का नंबर हमारे 25% ऐसे एक्स सर्विसमैन बना पाते हैं, 50 से 60 मार्क्स 20% एक्स सर्विसमैन बना पाते हैं। अगर आप यहाँ पे देखिए तो ये जो बेस 3 नंबर हैं इसमें मैं इनिशियली नीचे के जो नंबर्स देखूंगा इनके बहुत हायर चांसेस हैं कि होते हैं कि अगर आपने सही एक्यूरेसी के साथ इनको अटेम्प्ट कर लिया तो आपके अच्छे मार्क्स जो हैं वो कहां बन जाएंगे सर, सिलेक्शन के जो है वो प्रॉपर बन जाते हैं। जैसे अगर मैं थोड़ा सा इसको ऐड ऑन करूं, जैसे मैं आपसे कहूं प्री का आपका पेपर है, रीजनिंग के 35 मार्क्स, क्वांट के 35 मार्क्स, इंग्लिश के 30 मार्क्स, ठीक है सर। आप इस चीज को समझिए कि रीजनिंग का अगर आपका बेस क्लियर है, फंडामेंटल क्लियर है, प्रैक्टिस आपने अच्छी करी है तो रीजनिंग का अच्छा स्कोर ओवरऑल आपके सिलेक्शन के चांसेस को हायर कर देता है। हालांकि मेजॉरिटी इसमें भी होता है सर, लेकिन अगर आपका रीजनिंग जो है वो स्ट्रांग है तो आपके सिलेक्शन के चांसेस काफी अच्छे बन जाते हैं। जो कि सेक्शनल इसमें आएगा तो आपको इंग्लिश और क्वांट को भी प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा, बट रीजनिंग में आप समझिए सीक्वेंस पजल की स्ट्रेटेजी है, पजल के फंडामेंटल्स हैं, मिसलेनियस के फंडामेंटल्स हैं। अगर आपने इन दोनों को सिस्टमैटिक पढ़ लिया, टाइम बाउंडेड मैनर में पढ़ लिया तो आपके लिए चांसेस थोड़ा सा बेहतर हो जाते हैं, ठीक है सर। नेक्स्ट पे आ जाइए। अब जब मैं यहां पे जाता हूं तो एक एवरेज जो एक अटेम्प्ट्स हैं वो आपके क्या होने चाहिए सर। वैसे ये एग्जाम बाय एग्जाम जो है वो वेरी करता है। जब नोटिफिकेशन आएगा तो हम डिटेल बात करेंगे कि आपका टारगेट क्या होना चाहिए, किस तरह से आपको स्ट्रेटेजी बनानी है। रीजनिंग के 20 मिनट्स में एटलीस्ट अगर आप 22-24 प्लस कर लेंगे काफी अच्छे, जो कि बन जाते हैं सर। क्वांट में सर 20 प्लस भी आपने 20 मिनट्स के अंदर कर लिए, 35 में से काफी अच्छा स्कोर है। 18 प्लस आपने यहां कर लिया, तो अगर आपने 60 प्लस कर लिया विथ एक्यूरेसी ऑफ 80 to 85%, ये बहुत अच्छे चांस है कि आपका प्री जो है वो क्वालिफाई यहां पे हो जाएगा, ठीक है सर। ओके, अब मैं इसको थोड़ा सा इन जनरल देखूं, नेगेटिव मार्क्स का क्या इंपैक्ट होता है सर। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन आपसे रॉन्ग हुआ तो वो कितना हो गया, 0.25 मार्क्स हो गया। इसका मतलब अगर आपसे 10 क्वेश्चन रॉन्ग होंगे तो आपके 2.5 मार्क्स यहां पे जाएंगे। मतलब 5-6 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस अगर आपके एक्स्ट्रा रॉन्ग आंसर अगर आपके इससे बियॉन्ड हो गए तो आप कट ऑफ से अपने आप बाहर हो जाएंगे। इसका मतलब यह है कि एवरेज अगर आपके रॉन्ग क्वेश्चंस भी होंगे तो मैं फिर भी 8 लिख रहा हूं, ज्यादा से ज्यादा 4 से 5। इसलिए हमेशा मैं बोलता हूं कि आपका प्रायर जो फोकस है वो क्या होना चाहिए सर, प्रायर फोकस आपका एक्यूरेसी में होना चाहिए। अगर आपने एक्यूरेसी अच्छी बिल्ड कर दी तो सिलेक्टिव अटेम्प्ट्स के साथ भी आप एक डिसेंट मार्क्स जो है वो यहां पे गेन कर पाएंगे, ठीक है सर। ओके, नेक्स्ट में आ जाइए। एक जो इफिशियंसी होती है वो क्या होती है कि एक सिलेक्टेड कैंडिडेट 80% इजी क्वेश्चन को टारगेट करता है, फिर 20% मॉडरेट में जाता है, और नॉर्मल स्टूडेंट क्या करते हैं, दोनों ही जैसे ही कुछ मिला बस उसी को ट्राई कर लिए। आपको समझना पड़ेगा कि अगर आपका कट ऑफ एक फिक्स्ड है कि इस नंबर के आसपास, ये रेंज के आसपास जाएगा, तो आपको सिलेक्टिव स्टडी करनी ही पड़ेगी सर, इसका कोई दूसरा तर्क नहीं है। मतलब सीधे से मैं क्या कह रहा हूं कि इजी क्वेश्चंस को अगर आपने टाइमली इग्नोर किया तो बहुत बड़ा लॉस है। हमेशा मैं ये कहता हूं कि कितनी भी आसान पजल क्यों ना हो, कभी भी पजल से स्टार्टिंग मत करिए, ढूंढिए उसमें से लॉग, इनइक्वालिटी, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, ब्लड कोडिंग, रैंक पजल, है ना, डायरेक्शन कहां मिल रहा है, इसको पहले डन करिए, उसके बाद पजल में आइए। साइकोलॉजिकल इंपैक्ट होता है कि आपका फोकस जो है वो इससे बढ़ता है, और कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है जब आप अच्छे मार्क्स गेन कर रहे होते हैं जो है वो कंप्लीट पेपर में। जो लोग नियर अराउंड ब्लाइंड गेसिंग करते हैं उनकी एक्यूरेसी 40% से भी कम होती है, फेल होने के चांसेस बहुत हायर होते हैं। स्मार्ट एलिमिनेशन 50-60% लोग कर लेते हैं, इसमें रिस्क होता है। मतलब स्मार्ट एलिमिनेशन को भी आप एक प्रकार से काइंड ऑफ गेस ही बोलते हैं, तो इसमें भी रिस्क होता है, बट इसमें एक्यूरेसी लगभग 50-60% होती है। लेकिन जब आप गेसिंग को पूरी तरह अवॉइड कर देते हैं तो आपको पता है कि आपने जो किया है वो 100% क्लियर है, तो आपके जीतने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि आप गेसिंग को पूरी तरह अवॉइड करिए। एक तो आपका एक सिलेक्टिव जो है वो आपको स्टडी करनी है, उसके बाद भी अगर आप ये सोचते हैं कि आप गेस कर लेंगे तो आपके लिए नुकसानदेह है सर। गेसिंग को पूरी तरह अवॉइड करिए, आपके सिलेक्शन के परसेंटेज को ये बढ़ा देगा, ठीक है सर। ओके,
नेक्स्ट पे आ जाइए। अब जब हम मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक एज अ एक्स सर्विसमैन कैटेगरी देखते हैं सर कि क्या क्या आपके लिए बनता है, तो एक तो आप समझिए कि क्वांट के अंदर प्री में 10 से 15 मार्क्स और 5 से 10 मार्क्स टीआई, सिटिंग पजल दोनों मिला दूं तो लगभग 15 से 20 मार्क्स, इंग्लिश के अंदर आरसी 8 से 10 मार्क्स और क्लोज टेस्ट 5 से 7 मार्क्स की आपको ओवरऑल पेपर में अच्छा एस दे देते हैं जब आप इनको जो है वो पहले अप्रोच करते हैं। मतलब अगर आप पजल को अच्छे से अटेम्प्ट करते हैं, मतलब फोकस्ड वे में प्रैक्टिस करके अटेम्प्ट करते हैं, जो कि मिसलेनियस के बाद आपको पेपर में अटेम्प्ट करना है, तो आपके चांसेस सिलेक्शन के बढ़े आते हैं। ऐसी सिंप्लीफिकेशन अगर आपका स्ट्रांग है प्री के अंदर तो 80% चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। आरसी में अगर आपका आरसी ठीक है 65% चांसेस आपके लिए काफी अच्छा होता है। मतलब ये 3 टॉपिक अलग अलग सब्जेक्ट के ओवरऑल पेपर का 60% कवर करते हैं। तो आपको इन जो है वो टॉपिक में चाहे क्वांट की जो है वो डीआई सिंप्लीफिकेशन, रीजनिंग का सिटिंग पजल और इंग्लिश का आरसी और क्लोज टेस्ट अगर आपने पढ़ लिया तो आप काफी अच्छा एज ले लेते हैं ओवरऑल पेपर के अंदर। ठीक है सर, ओके नेक्स्ट पे आ जाइए। अब बात करते हैं मॉक स्कोर की। देखिए मॉक देना एक बहुत इंपॉर्टेंट है सर। आपने मान लीजिए क्लास किया, क्लास के बाद आपने बेसिक कॉन्सेप्ट सीख लिया, आपने प्रैक्टिस कर ली, लेकिन अगर आप मॉक देना नहीं जानते तो आप कभी ये समझ नहीं पाएंगे कि स्पीड के साथ आपको पेपर देना कैसे है, फोकस्ड आपकी स्टडी कैसी होनी चाहिए, ऐसी में क्या अप्रोच लगाऊं जिससे जो है वो मेरे मार्क्स डिसेंट रहें और स्टेबल रहें। तो उसका एक तरीका है कि आपको रेगुलर बेस पे मॉक देना है। देखिए जब आप 1 से 10 मॉक्स मान लीजिए देते हैं तो आपके मार्क्स इसके आसपास बनते हैं। 10 से 20 मॉक्स दे रहे हैं, ये नंबर आपका बना। और जब आप मॉक को लगभग 30 प्लस कर देते हैं तो आप इस रेंज के आसपास आ ही जाते हैं। कभी भी मतलब अगर मैं कहूं कि आपकी इंप्रूवमेंट कभी भी एक साथ नहीं हो सकती, इस चीज को समझिए आप, एक साथ नहीं हो सकती है, सडन नहीं हो सकती है, आपको स्टेप बाय स्टेप ही चलना पड़ेगा। जब आप लगातार मॉक देंगे तो आपको अपनी मिस्टेक पता चलेगी, अपनी गलती पता चलेगी और उसको जितना आप इंप्रूव करते जाएंगे आपके एग्जाम में इसका बेनिफिट उतना ज्यादा होगा। तो ये चीज समझिएगा कि मॉक देना भी एक अपने आप में कला होती है सर। अब देखिए 80 प्लस अटेम्प्ट्स और आपकी एक्यूरेसी अगर 70% से कम है तो आप फेल हो जाएंगे सर। समझिएगा आपने अटेम्प्ट इतना कर लिया लेकिन एक्यूरेसी आपकी बहुत कम है, फेल हो जाएंगे। 70 to 80 अटेम्प्ट्स किए हैं लेकिन एक्यूरेसी भी आपकी 70-80 के बीच में है तो ये हायर रिस्क जोन में है। चलो आपने अटेम्प्ट जो है वो लिमिटेड किए लेकिन एक्यूरेसी फिर भी मेंटेन नहीं है तो भी आपका जो है वो जोन रिस्क होगा। 60 to 70 अटेम्प्ट्स किया लेकिन आपकी एक्यूरेसी 85 प्लस है तो आपके बहुत अच्छे चांसेस हैं कि आप सिलेक्ट हो जाएंगे। समझिएगा 60 to 70 ही आपने अटेम्प्ट किया लेकिन एक्यूरेसी नियर अराउंड 85 to 90 है, सिलेक्शन चांसेस बहुत अच्छे हो जाते हैं। मान लीजिए आपका 60 से कम जो है वो अटेम्प्ट है लेकिन एक्यूरेसी आपकी तब भी 90 है तो आप बॉर्डर लाइन पे है लेकिन यानी चांसेस ज्यादा हैं सिलेक्ट होने के। तो मैं ओवरऑल आपको क्या समझा रहा हूं, लिमिटेड अटेम्प्ट करिए लेकिन एक्यूरेसी मेंटेन करिए और ये प्रैक्टिस होगी लगातार मॉक टेस्ट देने से। जितना ज्यादा आप मॉक टेस्ट देंगे आपको ये नंबर जो है वो समझ में आने स्टार्ट हो जाएंगे कि आपको करना है। मतलब नियर अराउंड 65 के आसपास आपने अटेम्प्ट किया, 90% एक्यूरेसी आपने बना ली, एक आइडियल कॉम्बो है कि आपका सिलेक्शन जो है वो यहां पे हो जाएगा। ठीक है सर, ओके नेक्स्ट पे आ जाइए। स्पीड और एक्यूरेसी, जब मैं कहता हूं कि आप स्पीड में हाई है एक्यूरेसी में लो है तो आप फेल हो जाएंगे। जब मैं कहता हूं कि आप स्पीड में लो है एक्यूरेसी में हाई है तो आप बॉर्डर लाइन पे होंगे। चलो आपने एक्यूरेसी मेंटेन करी है लेकिन जब आप ये कहते हैं चलो यार मेरा ना क्वेश्चन करने की स्पीड जो है ना वो मीडियम है, ठीक है, लेकिन मेरी एक्यूरेसी बहुत हाई है, तो ये डेडली कॉम्बो है जिससे आपका सिलेक्शन बन जाएगा। यानी अब नंबर ऑफ अटेम्प्ट भले आपके मीडियम हो लेकिन अगर आपकी एक्यूरेसी बहुत हायर है तो आपके चांसेस सिलेक्शन के अच्छे खासे यहां पे बन जाते हैं। इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है सर, ओके नेक्स्ट पे आ जाइए। अब कई लोग जीए को बहुत हल्के में लेते हैं। देखिए मेंस में असली गेम चेंजर अगर मैं आपसे कहूं तो पहला तो जीए होता है, सेकंड रीजनिंग होता है। जीए को अगर आप चाहते हैं कि आप बहुत अच्छे से ऐसा पढ़ के जाएं जिससे चांसेस हायर हो जाएं कि आप जीए जो है वो प्रॉपर डिसेंट मार्क्स गेन कर लें, तो एक रिवीजन में आपकी मेमोरी 40% लगभग रिटेन होती है कंटेंट की, सेकंड में 60, थर्ड में 80, यानी कम से कम आपको 3 से 4 रिवीजन जो आपने सिस्टमैटिक पढ़ लिया है कि हाँ भाई मुझे ये कवर करना है, ये कवर करना है, किसी सर का वीडियो देखना है, किसी सर की नोट्स को जो है वो रिवीजन करना है, एटलीस्ट अगर आपने 3 से 4 बार रिवीजन कर लिया तो आपके लिए जीए गेम चेंजर होगा और आप मेन पेपर में भी अच्छा खासा स्कोर जो है वो कर पाएंगे। तो ये चीज थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। ठीक है सर, ओके। अब जब हम नॉर्मलाइजेशन का इंपैक्ट देखते हैं, देखिए नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, क्योंकि
एक एक दिन से ज्यादा शिफ्ट होती है और एक शिफ्ट से ज्यादा शिफ्ट होती हैं, ठीक है, एक दिन से ज्यादा अलग अलग दिनों पेपर होते हैं। तो किसी पेपर में किसी बच्चे का अटेम्प्ट 85 90 हो गया लेट सपोज, और मान लीजिए किसी शिफ्ट में बच्चे का स्कोर 60 65, मान लीजिए बहुत ज्यादा 70 गया, तो अब ऐसा होगा ना कि यार 90 वाला 65 वाला कहेगा तो यार उस पेपर में उसको 90 मिल गया, उसका सिलेक्शन हो जाएगा, मेरा नहीं होगा। तो उसको बैलेंस करने के लिए एक ऐसा नंबर लाया जाता है ताकि दोनों का स्कोर जो है वो एक सही प्लेस पे हो जाए, ताकि ना इसके लिए कुछ कोई चीज बहुत कम हो ना उसके लिए बहुत ज्यादा हो। तो जब हम नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस देखते हैं तो नियर अराउंड जो है वो +5 या +10 मार्क्स का जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज पॉसिबल होता है। इजी शिफ्ट वालों को जो है वो डिसएडवांटेज होता है, टफ शिफ्ट वालों को एडवांटेज होता है। एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में अगर आपका लेट सपोज रॉ स्कोर 60 है तो नॉर्मलाइजेशन के बाद हो सकता है वो 65 प्लस जाए, वो भी आपके सिलेक्टिव स्टेट्स में जाए, सभी में नहीं, सिलेक्टिव स्टेट्स में, जो कि हमने स्टार्टिंग में ही डिस्कस जो है वो यहाँ पे कर लिया है। ठीक है सर, ओके, क्लियर आपको। नेक्स्ट पे आ जाइए। अब देखिए सर, एक जो सिलेक्शन डेटा अगर मैं देखूं एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में, तो 90% जो सिलेक्टिव कैंडिडेट्स होते हैं वो एक तो डेली प्रैक्टिस करते हैं, 80% मॉक एनालिसिस करते हैं, 70% एक्यूरेसी को फोकस करते हैं और 60% टॉपर स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं। मतलब मैटर ही नहीं करता कि आपने 10th में क्या डिग्री करी है, 12th में क्या डिग्री करी है, अभी आपका इंग्लिश में हाथ साफ नहीं है, आप रीजनिंग को पहली बार देख रहे हैं, जीए नहीं पढ़ पाता मैं, ये टैलेंट का कोई गेम ही नहीं है सर। आपने अगर डिसिप्लिन अपना लिया तो आपको ये चीजें जो है वो सिलेक्शन के रास्ते तक पहुंचा देंगे, ये आपको समझना पड़ेगा सर। ठीक है, ओके, नेक्स्ट पे आ जाइए। कॉमन जो मिस्टेक एज एक्स सर्विसमैन आप कर सकते हैं या करते हैं, प्रिपरेशन को लेट स्टार्ट करना, इंग्लिश को इग्नोर करना, केवल जीए पे डिपेंडेंट रहना, मॉक टेस्ट अवॉइड करना। ध्यान रखिएगा, बैंक एग्जाम प्रैक्टिस प्लस स्पीड का गेम है, इसको आप जितना जल्दी समझ जाएंगे आपके एग्जाम के लिए उतना इंपॉर्टेंट यहां पे होगा। जब मैं ओवरऑल पेपर की बात करता हूं तो आपको अगर मैं सिलेबस यहां पे थोड़ा सा बता पाऊं तो सिलेबस आप समझिए, ये आपका क्वांट का जो है वो सिलेबस है, जिसमें स्पीड, मैथ्स, डीआई, अर्थमेटिक के सारे टॉपिक्स, ठीक है। इसके बाद मेंस में भी ये टॉपिक होते हैं, इनका एडिशन जो है वो कुछ पार्ट, जैसे डीआई के कुछ अलग अलग नए पार्ट आपको मिल जाते हैं, अर्थमेटिक के लेटेस्ट पार्ट मिल जाते हैं, स्पीड मैथ्स जो है वो लेवल अप कंटेंट आपको देखने को मिलता है। रीजनिंग के अंदर सिटिंग और पजल आपको एडिशनल पार्ट में मिल जाता है सर। इसके अलावा अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, डिस्टेंस, ऑर्डर, रैंकिंग, सिलॉग, कोडिंग, डिकोडिंग, इनइक्वालिटी, अल्फाबेटिकल सीरीज, ये आपके मिसलेनियस के चैप्टर यहां पे हो गए सर। इसके अलावा यही पार्ट मेंस लेवल पे हायर कंटेंट के साथ मिलता है, साथ में मशीन इनपुट, डेटा सफिशिएंसी, कंप्यूटर एप्टीट्यूड, न्यू पैटर्न कोडिंग, कोडेड ब्लड, कोडेड डायरेक्शन, कोडेड सिलॉग, कोडेड इनइक्वालिटी। इसके बाद अगर मैं यहां पे जाऊंगा सर तो अजम्पशन, आर्गुमेंट, कोर्स ऑफ एक्शन, कंक्लूजन, ड्राइंग, इन्फ्रेंस, डिसीजन मेकिंग, कॉज एंड इफेक्ट, ये आपका जो है वो रीजनिंग का सिलेबस हो गया, सॉरी हाँ रीजनिंग का हो गया। नेक्स्ट पे आते हैं इंग्लिश में सर, क्लोज टेस्ट, पैराजंबल, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, पैसेज, पैराग्राफ, ठीक है, पैराग्राफ कंप्लीशन, सेंटेंस कंप्लीशन, वर्ब, टेंसेस, मॉडल्स, एडवर्ब, डिटरमाइनर, है ना, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, एंटोनिम, सिनोनिम, रूट वर्ड्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, कंफ्यूजिंग वर्ड्स, फॉरेन वर्ड्स, फिल इन द ब्लैंक्स, मल्टीपल मीनिंग, एरर स्पॉटिंग, वर्ड स्वैप, फ्रेज रिप्लेसमेंट, नो इंप्रूवमेंट, मैच द फॉलोइंग, सेंटेंस कंप्लीशन। ये कंप्लीट सिलेबस जो है वो आपको इंग्लिश का यहां देखने को मिल गया। जब हम बात करते हैं जीए की सर, तो बेसिकली 6 महीने की करंट अफेयर हर एक जीए के टीचर आपको सजेस्ट करते हैं, जिसमें बेसिकली आपके नेशनल और स्टेट्स के अफेयर, इकोनॉमिकल, बैंकिंग, बिजनेस न्यूज़, अपॉइंटमेंट, रेजिग्नेशंस, समिट, कॉन्फ्रेंसेस, इंपॉर्टेंट डेज एंड इवेंट्स, एमओयू, मर्जर, एक्विजिशंस। इसके अलावा इंडिया और वर्ल्ड की रेगुलेटरी बॉडी, मनी मार्केट भारत में कैसे काम करता है, इंडिया का बैंकिंग सिस्टम क्या है, बैंकिंग की टर्मिनोलॉजी क्या है। इसके अलावा इंडिया के स्टेट्स और कल्चर, कंट्रीज, कैपिटल, करेंसीज, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, सांसद और उनके संसदीय क्षेत्रों के बारे में ये बेसिकली जीए का जो है वो कंटेंट आपको मिलता है। तो हमने ओवरऑल सर स्ट्रेटेजी देख लिया, एक्स सर्विसमैन की बेसिक आवश्यकताएं देख ली, और हमने ये समझ लिया कि कौन कौन से मापदंडों को हमें ध्यान रखना है जो हमारी प्रिपरेशन को जो है एक सही डायरेक्शन देंगे। अब मेरी बात समझिए, आप हो सकता है अभी रिटायर हुए होंगे या अभी आपके रिटायरमेंट में 1 साल बचा है, 2 साल बचा है, हो सकता है सर। देखिए अभी हालिया सर जो आईबीपीएस क्लर्क और आरआरबी क्लर्क का जो रिजल्ट आया है सर, हमें बताते हुए बहुत खुशी है सर कि इस बार हमने एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में एन नंबर ऑफ सिलेक्शन जो है वो आईबीपीएस क्लर्क और आरआरबी क्लर्क के अंदर देखे, इवन 2024 के अंदर भी देखे हैं सर। इसमें कई सारे हमारे ऐसे सर लोग भी हैं जिनका भी
फाइनल सिलेक्शन हो गया है लेकिन अभी रिटायरमेंट नहीं हुआ है, तो जाहिर सी बात है वो अपनी ड्यूटी के टाइम पे भी थोड़ा बहुत टाइम देके अपनी स्टडी किए होंगे सर। इसका मतलब ये है सर कि चाहे आपको 1 साल बचा है या 2 साल बचा है या आप रिटायर हो गए हैं, आपको फोकस स्टडी करनी पड़ेगी सर, आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे 2 चीजें हैं, एक तो आप ये सोचेंगे सर आप स्वयं से स्टडी कर लीजिए। अब स्वयं की स्टडी और गाइडेंस में क्या फर्क है मैं आपको क्लियर कट बता देता हूं। देखिए, जब आप स्वयं की स्टडी करते हैं सर तो आपको पता नहीं होता क्या कवर करना है, क्या छोड़ना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट एक्स सर्विसमैन कैटेगरी का कंटेंट आपको कैसे मिलेगा, कहां मिलेगा। इसके अलावा सर आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म पता ही नहीं होते, कहां से स्टडी करूं कहां से ना करूं। लैक ऑफ रिसोर्सेज, कंटेंट नहीं होता, नोट्स नहीं होती, गाइडेंस नहीं होता, टॉपिक वाइज कंटेंट प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं होता। जब आपके पास गाइडेंस और मेंटरशिप नहीं होती सर तो हायर चांसेस हैं कि आपके गोल अचीव करने में आपको मुश्किल होगी। वहीं सर अगर मान लीजिए आपके पास एक गाइडेंस है तो क्या होता है सर, आपका सिलेबस कवरेज होता है, स्ट्रक्चर स्टडी प्लान आपको मिलता है, कंसिस्टेंसी के साथ आपको लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाती हैं। इसके बाद अगर मैं जाऊंगा सर तो प्रैक्टिस और रिवीजन, जिसमें आपके स्टडी नोट्स, क्विजेस, टेस्ट सीरीज, ये सब चीजें आपको मिलती हैं सर। जब आप गाइडेंस और मेंटरशिप के साथ अपनी स्टडी करते हैं तो आपको आपके गोल को अचीव करने में काफी हद तक आसानी हो जाती है सर। इसी को ध्यान में रखते हुए सर हमने सर डेडिकेटेड एक्स सर्विसमैन कैटेगरी का एक हमने सर यहाँ पे पल्टन एक्स सर्विसमैन कैटेगरी ऑल क्लर्क फाउंडेशन बैच हमने लॉन्च किया है सर। इस बैच के माध्यम से आप सभी क्लरिकल लेवल एग्जाम्स, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखा पाऊं, RSPI क्लर्क हो गया, IBPS क्लर्क हो गया, RRB क्लर्क हो गया, RBI असिस्टेंट हो गया, LIC असिस्टेंट हो गया, सभी क्लरिकल लेवल एग्जाम्स को आप फोकस जो है वो अपनी स्टडी सर हमारे इस पल्टन एक्स सर्विसमैन फाउंडेशन बैच के साथ लॉन्च कर मतलब जो है वो स्टडी कर सकते हैं। अभी सर हालिया हमने सर RBI असिस्टेंट का वीर एक्स सर्विसमैन बैच मेंस के रिगार्डिंग लॉन्च किया है। ये फोकस्ड आपकी स्टडी जो है वो RBI असिस्टेंट मेंस की हो जाएगी। तो इंस्टेड ऑफ दिस कि आप अलग अलग बैचेस को अवेल करें सर, हम आपको रिकमेंड करते हैं, हमने सर जो है वो एक डेडिकेटेड एक्स सर्विसमैन सुपर पैक जो है वो यहाँ पे लॉन्च किया है। देखिए सर, हमें बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमने यूट्यूब के अंदर या इंडस्ट्री के अंदर पहली बार न केवल हमने एक्स सर्विसमैन पे बात करना स्टार्ट किया, हमने सर गाइडेंस, मेंटरशिप, इवन बैचेस भी हमने प्लान करना स्टार्ट किया। एज पर रिक्वायरमेंट हमने आपको बैचेस भी दिए हैं सर। और मुझे बहुत खुशी होती है बताने में कि इस एक्स सर्विसमैन सुपर पैक के अंदर सर केवल और केवल एक्स सर्विसमैन कैटेगरी की ही क्लासेस मिलेंगे। इसमें अभी तक के जितने एक्स सर्विसमैन बैचेस बन चुके हैं वो मिल जाएंगे, करंट में जो ऑनगोइंग एक्स सर्विसमैन बैचेस चल रहे हैं वो मिल जाएंगे, और आने वाले टाइम पे जो भी एक्स सर्विसमैन बैचेस आपके जो है वो बनेंगे वो भी आपको सर इसके अंदर प्रॉपर जो है वो मिल जाएंगे। इसको आप कहां से अवेल कर सकते हैं, ये जो क्लास चल रही है या तो इसी के आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, इसी के, या फिर कोई वीडियो, लेट्स सपोज मान लीजिए सर मैं यहां से गया, यहां से ऐसे ये चैनल है सर, चैनल पे मान लीजिए मैं ऐसे लाइव सेक्शन पे गया, लाइव सेक्शन में जाते ही मान लीजिए कोई वीडियो, लेट्स सपोज मान लीजिए मैंने इस पे क्लिक किया, जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा और क्लिक करते ही जैसे मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाऊंगा सर, यहाँ पे मैं सेकंड जो है वो देख पा रहा हूँ एक्स सर्विसमैन सुपर जो है वो नायक। जैसे मैं इस पे जाऊंगा सर तो उसको अवेल करते समय सर कहीं भी अगर कोड की आवश्यकता पड़ती है तो आप सीधे सीधे मेरा नाम ARPIT डाल दीजिएगा, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट सर एक्स्ट्रा और मिल जाएगा सर। ठीक है, जब आप इस क्या कहते हैं इसको अवेल कर रहे होंगे, कहां से अवेल करेंगे सर, या तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कोई वीडियो, जैसे ये क्लास चल रही है सर, इस पे आप नीचे गए नीचे गए नीचे गए तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है सर कि यहाँ पे दूसरा बैंक एग्जाम प्रिपरेशन एक्स सर्विसमैन सुपर नायक, जैसे मैंने इस पे क्लिक किया, अवेल करते समय कोड आप मेरा नाम ARPIT यूज कर लीजिएगा, आपको मैक्सिमम एक्स्ट्रा डिस्काउंट जो है वो प्रॉपर यहाँ पे मिल जाएगा। उम्मीद करता हूं सर आपको बेसिक बहुत अच्छे चीजें समझ में आ गई होंगी, और कहीं भी कोई डाउट होता है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनी बात आप जरूर रखिएगा। टिल देन, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।